हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जेई मेन के बारे में कि जैसे कि हम सब जानते हैं जेई मेन इस साल 4 बार होने वाला है, 4 टाइम्स होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आपको कितने बार जेई मेन देना चाहिए? इस पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत हल्के में ले रहे हैं इस पॉइंट को, लेकिन ये पॉइंट हल्के में लेने वाला नहीं है। इस पे आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है। अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया तो आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे एनआईटी, ट्रिपल आईटी या आईआईटी से। तो इसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। क्या पता इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का आने वाला अगला जो टाइम है या करियर है वो अच्छा बन सकता है। चलिए हम कुछ बात करते हैं जेई मेन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं इस साल जेई मेन 4 बार होने वाला है, जो अभी इसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। और ये 4 बार होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो दे रहे हैं इस साल वो कुछ रिपीटर्स भी हैं और कुछ जो न्यू भी हैं। तो लगभग 50-50 रेशियो है। लेकिन अगर आपको एक और पॉइंट पता हो तो ये जेई मेन कुछ जल्दी हो रहा है तो कुछ बच्चे इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि इसमें 2020 की वजह से 2020 जो हुआ था, 2020 ट्वेल्थ एंड 2021 ट्वेल्थ अपीयरिंग, तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डबल हो जाएंगे। तो अटेम्प्ट कितने यहाँ पे? 4 अटेम्प्ट अटेम्प्ट हो गए हैं 4। अगर किसी के 4 अटेम्प्ट हो गए हैं तो आप इसका एक और तरीका है। अगर आपको ऐसे नॉर्मली समझ ना आए तो आप देख सकते हैं, जब जेई मेन सिंगल टाइम होता था इन अप टू 2018, तब इसकी कट ऑफ कितनी लो जाती थी? लगभग आपको देख लीजिए 55 नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाता था, एनआईटी मिल जाता था। लेकिन 2019 से जैसे एनटीए आया, इसको 2 टाइम किया गया। 2 टाइम करने के बाद अगर आपके मार्क्स 100 भी आते हैं फिर भी आप कॉलेज नहीं ले सकते हैं। तो अप टू, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। up to 2018 you can get college at 55, but not get college not get college in 2019 19 or after this, after at 100। ऐसा क्यों हुआ? कि आपको पता है कि ब्रेन का लेवल है या एजुकेशन लेवल है एवरी स्टूडेंट का टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। आईक्यू लेवल इंक्रीजिंग डे बाय डे, आईक्यू लेवल increases day by day, and cutoff increases, cutoff increases। तो कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता होगा कि जब ये 4 टाइम्स होने वाला है, अगर मान लीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट में कट ऑफ रहता है 89। ओके, फर्स्ट अटैम्प्ट कट ऑफ 89, then it will be changed in second attempt it can be 90 or less. In third attempt let 88, okay, sorry, 88। ये जो कट ऑफ ये वेरी करेगा, लेकिन इन फोर्थ अटेम्प्ट it can be more than 90, more than 90।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मोर देन 90 इसलिए तो हो जाएगा क्योंकि हर एक बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। तो अगर किसी को 4 चांस दिए जाएंगे तो अगर कि जो गलतियाँ उसने मिस्टेक्स टेक विल बी reduces reduces h more chances। नहीं तो इसका सिंपल सा आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। एक्यूरेसी एक्यूरेसी इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस। जैसे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होते हैं वैसे ही ये एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करने के बाद तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट बढ़े हैं तो यहाँ पे कट ऑफ भी इंक्रीज होगी। तो आपको यहाँ पे 4 अटैम्प्ट हैं तो आपको 4 अटैम्प्ट देने ही पड़ेंगे। अगर आपने एक अटैम्प्ट भी नहीं दिया तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपकी जो रैंक है जो 10,000 आने वाली थी वो 20,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है। इतना वेरिएशन आ सकता है क्योंकि अभी 20 क्योंकि स्टूडेंट जो 2020 का था तो उसने 2020 में प्रिपेयर किया और उसको वो 2021 में दे रहा है। लेकिन जो 2021 का स्टूडेंट है उसकी प्रिपरेशन थोड़ी लूज़ हो सकती है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो फर्स्ट टाइम। तो इसकी वजह से 2021 वाले को यहाँ पे थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन 2020 वाला स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा। तो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप 4 अटैम्प्ट ज़रूर दें और भी सीरियस होके दें। ऐसा नहीं है कि हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो नेक्स्ट अटैम्प्ट दे लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। तो आपके लिए चारों अटैम्प्ट कंपलसरी हैं। ये मेरी तरफ से बोलना है कि मैं खुद एक जेई एस्पिरेंट रह चुका हूँ तो मैंने खुद एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने 19 का एग्ज़ाम दिया था। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आपको ज़रूर सारे एग्ज़ाम देने ही चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी कि मैंने भी 2 अटैम्प्ट थे तो एक अटैम्प्ट को ऐसे ही नॉर्मली दिया था, एक अटैम्प्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। ये इसकी वजह से रैंक पे काफ़ी असर पड़ा हमारी। इसलिए आपको 4 अटैम्प्ट देने ही हैं। गिव 4 अटैम्प्ट, ऑल 4 अटैम्प्ट, ऑल 4 अटैम्प्ट, ओके 4 अटैम्प्ट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। जैसे कि इस टाइम रिड्यूस्ड सिलेबस, रिड्यूस्ड सिलेबस, सिलेबस एनालिसिस, एनालिसिस, ओके एनालिसिस, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। मैंने सिलेबस खोलते हैं। चलिए हम सिलेबस खोलते हैं और कुछ सिलेबस के बारे में पॉइंट कुछ देख लेते हैं। सिलेबस में कुछ पॉइंट काफ़ी बढ़िया डिस्कस किए गए हैं। कुछ अच्छा सिलेबस भी कम किया गया है। देखिए चलो हम बात, चलिए जैसे फर्स्ट यूनिट है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ईजी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है चलिए मैं इसका फंक्शन का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देता हूँ। इसके क्या है, फंक्शन चैप्टर में सेट एंड रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में इसमें कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं। अगर आपको वो याद होती हैं तो आप नॉर्मली क्वेश्चन से देख कर ही टिक कर सकते हैं हाँ इसका आंसर क्या होगा। आप बहुत आसानी से आंसर गैस कर पाएंगे। तो इसका छोटा सा क्रैश कोर्स मैं बना दूँगा। इसमें लगभग 5 लेक्चर्स होंगे, 5 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि मोस्टली ऑफ स्टूडेंट का सबसे पीक पॉइंट सेट रिलेशन एंड फंक्शन होता है। ये आप अपने फ्रेंड से कंफर्म कर सकते हैं। सेट रिलेशन मोस्टली ऑफ टाइम जो स्टूडेंट का है वो वीक ही होता है। चलिए और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल भी रखा गया है, बिल्कुल भी कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। क्यूब रूट इन भी है।
और ये हर बार आता है। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आसान भी है। लेकिन जो क्यूब रूट यूनिटी के बाद nth रूट ऑफ यूनिटी है, इस टाइम हटा दिया गया है। क्यूब रूट nth रूट ऑफ यूनिटी इस टाइम नहीं आएगा 2020 की वजह से। मैटेड रेमिनेंट ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है। आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो टफ टॉपिक से वो हटा दिया है, क्योंकि पीएनसी एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली ऑफ स्टूडेंट के लिए टफ है, जो नहीं कवर कर पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इसमें थोड़े ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ही लगते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसमें। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ बेसिक रखा गया है, फंडामेंटल रखा गया है, प्रिंसिपल काउंटिंग का, और अरेंजमेंट है, और सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। कुछ भी नहीं पूछा गया है उन्हें ज़्यादा, तो इस टॉपिक को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। 12th में भी आपने अच्छे से क्लियर किया होगा, तो इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला है। और बाइनोमियल थ्योरम और इसके एप्लीकेशंस इस टाइम, ऐसे बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है अगर थोड़ा अपर लेवल तक ले जाएं, लेकिन इस टाइम सिलेबस रिड्यूस कर दिया है तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे। लेकिन आपको इस जो एग्ज़ाम देना है अभी 2020 का, इस एग्ज़ाम में सिलेबस ज़रूर रिड्यूस है। इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि जब सिलेबस रिड्यूस किया गया है तो सिलेबस तो हर एवरी स्टूडेंट के लिए आसान हुआ ना। तो आसान हुआ तो इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर आपकी एक्यूरेसी कम हुई तो इसका मतलब आप जेईई मेन सेलेक्ट नहीं होंगे, आपका सपना एनआईटी का टूट जाएगा, एनआईटी या आईआईटी का। आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो सॉलिड करेक्ट होने चाहिए। मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम, 99% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 1% अगर मिस्टेक होती है तो वो तो ह्यूमन एरर है, होता ही होता है इतना, अगर आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो सीक्वेंस सीरीज़ में भी काफ़ी अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एक्सपेंस, और काफ़ी सिंपल टॉपिक्स ही रखे गए हैं। काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं। तो लेकिन ये सिंपल टॉपिक्स ज़रूर रखे गए हैं, लेकिन जो सिंपल टॉपिक से जो प्रॉब्लम पूछी जाएंगी वो प्रॉब्लम सिंपल नहीं होगी, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी। क्योंकि जब टॉपिक सिंपल है तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आपको इस टाइम पे सिर्फ अच्छी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे थोड़े सिंपल टॉपिक के थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए, टॉपिक सिंपल लेकिन उस टॉपिक की जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे जब टॉपिक ईजी रखे गए तो उसकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स पूछी जाएगी। ये बहुत कम टीचर्स आपको शायद बताएं। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से ये लगता है ये नॉर्मली पेपर ऐसा ही आने वाला है। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम देखे हैं, जैसे कि और लिमिट कंटिन्यूटी और डेरिएबिलिटी, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी, ये काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू आता है, यूट्यूब पे इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर अवेलेबल है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको फिर भी कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई पर्सनली अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल सकते हैं अपने गूगल ड्राइव पे फ़ोटो अपलोड करके, या क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं वहाँ पे। मैं पर्सनली उसको एक वीडियो में अच्छे से सॉल्व करके उसको पूरा कॉन्सेप्ट कवर कराते हुए उस क्वेश्चन का आपको समझा दूंगा। तो बाकी इंट्रीगल इंट्रीगल तो ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक तो इंट्रीगल है। लेकिन इंट्रीगल में इस बार होगा क्या, इंट्रीगल में इंट्रीगल इजी टॉपिक्स है, आप भी जानते हैं, हर एक बंदा जानता है इंट्रीगल इजी टॉपिक्स है, क्योंकि आप 12th करके आ रहे हैं। लेकिन जो बंदा 12th में है उसके लिए थोड़ा इंट्रीगल से थोड़ा सा टफ रहता है। ज़्यादा टफ नहीं रहता है, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करता है वो ऑन बोर्ड करता है, ओनली फॉर बोर्ड करता है। लेकिन दिस टाइम क्लासेस ऑनलाइन चली हैं, तो आप समझ ही सकते हैं जो सीरियस बंदा होगा जिसने प्रिपेयर किया है जेईई के लिए तो वही कर पाएगा, जिसने नहीं प्रिपेयर किया वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस बार सिलेबस इंट्रीगल तो सारे टॉपिक कवर हो ही जाते हैं, इसका सिलेबस बिल्कुल भी कम नहीं किया गया है। सारे फंक्शन है इसमें, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हर बार आते हैं, लेकिन वो आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फार्मूले वो थोड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो फिर वही बात बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की करो, इजी क्वेश्चन की मत करो। क्योंकि क्या होता है कि टॉपिक्स इजी की करो। फर्स्ट पॉइंट है कि टॉपिक इजी होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। अगर टॉपिक इजी है, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आपको जो कॉन्सेप्ट होता है उसका पूरा अच्छे तरीके से समझ आ जाता है, मतलब कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे अप्रोच अगर आप करोगे।
ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको तो अब आपको कभी भी इसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपको इसमें कोई भी इशू है, डिफरेंशियल इक्वेशन के 2-3 शॉर्टकट भी होते हैं। एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको वो हम मेथड है जो इंटीग्रेशन में भी यूज़ करते हैं, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में है। अगर किसी का कोई इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है, इंटीग्रेशन करवा रहा है कोई फंक्शन, उसका जो इंटीग्रेशन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कैसे पता करना है। तो आप जो इंटीग्रेशन जो उसका पार्ट है, अगर आप उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे या फिर आप उसकी एक एक्स फिगर आप वहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। जो नीचे उसका इंटीग्रेशन हो चुका है, जो उनका डिफ्रेंशिएट करो, उसमें एक्स की वैल्यू रख दो। एक्स की वैल्यू रख दो, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो मैच कर लो इंटीग्रेशन पार्ट से, जिससे मैच हो रही वही करेक्ट आंसर है। बहुत आसान चीज़ है। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में सेम होता है। कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशन दे दी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, और सेकंड तरफ उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लेकिन उसमें कुछ अननोन्स होते हैं। उन अननोन्स का पता करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप वहाँ पर भी एक्स की वैल्यू पुट करके सॉल्व उनको कर सकते हो। और कभी कभी, हाँ ये तो एडवांस का टॉपिक हो जाएगा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेई मेन के लिए आ रहा है, तो काफ़ी इजी पूछेंगे। मोस्टली ये जाता है, जैसे आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, तो लीनियर के पहले, लीनियर तो इक्वेशन बनती है लीनियर डिफरेंशियल एल डी, तो उससे पहले, लीनियर बनाने से पहले वो मोस्टली जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, वो देते हैं बर्नौली इक्वेशन की, जो कि 12th में आपने पढ़ रखी होगी अगर आपने कोई साइड बुक यूज़ की है, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, तो वहाँ पे आपने बर्नौली इक्वेशन अच्छे से कर रखी है, तो आप वहाँ से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके लिए तो सिंपल तरीका, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन सिंपल होता है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम जेईई मेन में क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको सिंपल ही होगा, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर देती है। अगर आप उस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को लगभग 4 से 5 बार जरूर पढ़ना। आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने काफ़ी बार इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि जो उस क्वेश्चन में हम अटक रहे होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका कुछ ऐसा पॉइंट है जो उस क्वेश्चन में ही लिखा होता है, जो हम मिस्टेक करते हैं। तो इसको ज़रूरी देखना एक बार, मेरी तरफ से एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपका 100% मैं बोलता हूँ आपका जेईई मेन निकल जाएगा, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। क्योंकि ये वो गलतियाँ जो मोस्टली ऑफ स्टूडेंट करते ही करते हैं, और आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा, आप खुद ऑब्ज़र्व करके देखना, आप भी ये गलतियाँ करते हो। और एक और चीज़ है, मतलब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, आपने ये वीडियो देख ली, मान लीजिए आपने अगर ये वीडियो देख ली, आपने सोच लिया कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, लेकिन ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे सर पे यानी माइंड में प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, और जब प्रेशर होता है ना, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने उससे पहले क्या किया था, क्या नहीं किया, मतलब क्या हम सोच के आए क्या नहीं आए, हम भूल ही जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार करोगे, मॉक टेस्ट के साथ करोगे, तो आपको ये अंदर से रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको करना क्या है, आपकी एक्टिविटी वैसी ही हो जाएंगी, तो आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। यूनिट 12 3D, और 3D में मोस्टली आपको अगर प्रैक्टिस करनी है मेरे हिसाब से, आप लाइन पे नहीं, प्लेन पे प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जेईई मेन मोस्टली ऑफ क्वेश्चंस प्लेन के पूछता है, प्लेन के ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि लाइन एंड प्लेन का कॉम्बिनेशन, और प्लेन, ये दो टॉपिक जेईई मेन के बहुत फेवरेट है। जेईई मेन कभी भी 3D में इजीली क्वेश्चंस नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता। मैंने 2-3 साल के एग्ज़ाम पेपर लगाए हुए हैं, सैम्पल पेपर काफ़ी अच्छे से रीड किए हैं। तो आपको ये टॉपिक है, अगर आप पढ़ रहे हैं 3D, तो 3D में लाइन लाइन को एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन लाइन को पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि लाइन के, अगर लाइन नहीं पढ़ोगे तो लाइन एंड प्लेन जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, वो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए लाइन एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा फोकस कीजिए प्लेन पर और लाइन एंड प्लेन पर, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वेक्टर अलजेब्रा में, तो वेक्टर अलजेब्रा में मोस्टली ऑफ टाइम्स अभी तक जो देखा गया है, जो जेईई मेन में जब से ट्रेंड चल रहा है जो पूछने का, उसका चल रहा है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ओके,
ये टॉपिक उसके बहुत फेवरेट हैं। इसमें मोस्टली यही पूछेगा वेक्टर अलजेब्रा में, और ऐसे इससे ज़्यादा और कोई कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। वेक्टर इक्वेशन भी होता है, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, वेक्टर इक्वेशन। ये वेक्टर इक्वेशन आपके लिए, ये मान लीजिए एक, अगर आपने इसको पढ़ लिया वेक्टर अलजेब्रा में, अगर आपने वेक्टर इक्वेशन पढ़ लिया तो ये मान लीजिए आपको वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन 4 नंबर या 8 नंबर आपके पक्के मान लीजिए, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा लगभग 8 नंबर का सिलेबस है, जो हर बार आता ही आता है। अभी तक ऐसा कोई भी जेईई मेन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें वेक्टर इक्वेशन इन्वॉल्व ना हो वेक्टर अलजेब्रा में, जहाँ पे ये पूछा गया है। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी, इसमें तो सबसे ईजीएस्ट पार्ट ये होता है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से इजी लेवल के होते हैं, और लेकिन उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं उनमें हाइड होती हैं, क्वेश्चन के अंदर ही हाइड होती हैं प्रोबेबिलिटी में। ये चीज़ ज़रूर आपको रियलाइज़ होगी। लेकिन स्टैटिक्स के लिए मैं आपको बोलूँगा, स्टैटिक्स के लिए कुछ सिंपल से कुछ डेफिनेट फिक्स्ड पॉइंट हैं, जैसे कि वेरिएशन है वो कैसे वेरी करता है, अगर किसी का हम स्केलर का प्रोडक्ट कर दें या डिवाइड कर दें, या उसका वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। बस यही है। मीडियन मीडियन मोड ये कोई नहीं पूछता है, बस वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी पे ऊपर बेस्ड ही आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। बस दो टॉपिक के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन, दो टॉपिक के ऊपर आप अच्छे से स्टैटिस्टिक्स को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। आपके सारे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के 100% करेक्ट होंगे। और कुछ जो इसके स्टेटमेंट हैं, जैसे मीन, या हाँ, वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग मीन, क्या होता है, जीरो होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट है। जो स्टेटमेंट है वो ऐसे कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो पूछ लेता है कभी कभी। जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में, इसमें आपको पूछ लेता है। और प्रोबेबिलिटी में आप कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी होती है, और बेस थ्योरम है, आपको ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है। और बर्नौली जो ट्रायल्स है, बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 टॉपिक्स ही पूछता है। और बाकी इजी टॉपिक्स एक और, हाँ एक इजी टॉपिक जो एडिशनल प्रोबेबिलिटी है, मेरी तरफ से मैं उसको एडिशनल प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ, या इंडिपेंडेंट इवेंट वाली, जो एक वो पूछ लेता है। जैसे उसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, जिसको हम इजीली अगर हम सॉल्व करेंगे, ट्राई करने की अगर हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश करना, अगर इजीली अगर आप ट्राई करोगे बाई फार्मूला, तो फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा से वेन डायग्राम अगर आप सीख लेते हैं, तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी में एक एडवांटेज हो जाता है। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये वेन डायग्राम 2 चैप्टर कवर करता है, एक तो यूनिट 14 का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और यूनिट 1 का सेट, ठीक है। और सेट में रिलेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, टू फिक्स नंबर ऑफ रिलेशन, टू की पावर अल्फ़ा बीटा, और ऐसी फंक्शन में होते हैं। तो ये कुछ डायरेक्ट फार्मूला हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो आपको याद होनी चाहिए, जब आप जेईई मेन दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये तो होंगे ही आपको याद। तो इसके लिए बस इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए, अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो आपका जेईई मेन काफ़ी अच्छा जाएगा। और जेईई मेन शायद फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, तो आपके लिए, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।